समझ में आ गया है? किसी भी एक बच्चे से, त्रिशा के पास सारे होंगे वर्क हैंडशीट, सारी मतलब टेस्ट पेपर, सारे वर्कशीट्स उसके पास ऑर्डर में लगे होंगे पूरे, देख लेना। पढ़े तेरे पास सारे? पुराने बैग नहीं, एक एक ऑर्डर में, ये नहीं कि कोई इधर से मुड़ा हुआ निकला, कोई वहां से निकला, उसके पास प्रॉपर ऑर्डर में होगा। लेकर जाकर, चाहे उसकी पीडीएफ लेकर अपने पास रख लो और उसको रिवाइज कर लो। समझ में आ गया? स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, और अभी रिसेंटली मैंने जो शेयर किए हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना है, मिड पॉइंट पी ऑफ लाइन सेगमेंट। सबने ऑलमोस्ट ये पेपर अगर नहीं किया है तो आई हैव शेयर दिस लिंक, अगर कल क्लास में की थी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी जहां पे ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एक एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपका टारगेट पॉइंट क्या है, पिछला काम उठाओ, एक एक टॉपिक, एक एक वर्कशीट रिवाइज करो। मैं नाइन्थ में ना, पूरी नाइन्थ में ये लेक्चर अभी देख चुकी हूँ कैसे पढ़ाई करनी है।
दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली मैथ्स, यू कैन अप्लाई इट टू एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं लगता, जिसकी तैयारी करनी है ना, वो आपका ये अप्लाई हो सकता है। करना क्या है, ये नहीं है कि पूरी मैथ्स में कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर ये बात है तो सच में सीरियस है कि पढ़ना शुरू करो। कोई एक टॉपिक जो सबसे गंदा लगता है मैथ्स में, जो नहीं समझ पाते, जैसे हमारे एरियाज होते हैं, अरिथमेटिक नहीं पसंद, लीनियर इक्वेशंस नहीं आती, अब तक तो होगा लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में मुश्किल है, तो वो चीज उठाओ बुक से। एक्स्ट्रा जो भी मैंने शेयर किया हुआ है, जो भी मटेरियल आपके पास है एक्स्ट्रा बुक से, कोई एक चीज उठाकर, कोई एक चीज, राइट, अगर की हुई है वेल एंड गुड, उसको दोबारा करो। नहीं किया हुआ तो स्टार्ट करना ही है, किया हुआ है तो उसको दोबारा से पढ़ो। अपना मे टेस्ट का पेपर जो आपको दिया होगा, क्लास का कोई भी, स्कूल टेस्ट जो भी आपके पास है, उनको दोबारा से रिवाइज करो। आगे आगे बढ़ने से अच्छा है पिछला वाला काम निकालो, आगे तभी बढ़ा जाता है जब पीछे को हम आगे दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो मेक श्योर एक टारगेट स्टार्ट कर लो, और आफ्टर 26 मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देनी है, और अभी के लिए जो आपको मैंने करवाना है वो है क्वाड्रेटिक। आई वांट कि आप इन छुट्टियों में क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल्स, ये टारगेट बनाकर इनको रिवाइज करके आओ। एपी और कोऑर्डिनेट मैंने आपको अभी टेस्ट में करवाया था, और बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस है। आफ्टर 2 टेस्ट अगर आपका ये हाल है, आप सितंबर टेस्ट दे चुके हो, एपी और कोऑर्डिनेट में इतना बुरा हाल है, फॉर्मूलाज नहीं आते या क्वेश्चंस नहीं आते, तो मेक श्योर इन सब टॉपिक्स को, इन 4 टॉपिक्स को इन छुट्टियों में जो आपको मिल रही है, इनको रिवाइज करना शुरू करो। 3-4 साल का रिकॉर्ड रहा है कि क्लास के बाद 1-2 बच्चे होते हैं, मैम इस पर डाउट है, ये समझ नहीं आया। आपके में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि मैम डाउट्स है, कब करवाओगे। टिल लास्ट ईयर आई हैड टू टेक एक्स्ट्रा टाइम कि नहीं इस टाइम में बुलाऊं या एक क्लास मिस करके मैं आपको डाउट्स देती थी। इस टाइम पे मैंने अपना एक टाइम 6 to 7 डाउट सेशन फ्री रखा हुआ है फॉर एवरी चाइल्ड, चाहे वो 9th का है चाहे 10th का है। और उसमें अगर आप मुझे आपके कहते हो कि पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दो, तो मैंने कभी अगर मना किया हो तो मुझे बताओ। आप फिर भी नहीं आ रहे हो, फिर भी डाउट्स नहीं ले रहे हो, मैंने सच में नवंबर से स्क्रीनिंग शुरू कर देनी है, मैंने बच्चों को वापस भेजना शुरू कर देना है जो नहीं पढ़ रहे हैं, विद फुल फीस, क्वार्टरली फीस पूरी देकर। मुझे नहीं चाहिए एक बच्चा यहाँ बैठा है फिर वो कह रहा है 2 दिन मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बोर्ड्स नहीं सुनने वाला आप बीमार हो, फाइनल्स नहीं सुनेंगे, मार्क्स नहीं सुनने वाले कि हम बीमार थे, ठीक है मैं 2 बढ़ा देता हूँ, या तो मैं 10 नंबर फालतू दे दूं कि बच्चा बीमार था। अगर ये चलता है वेल एंड गुड, नहीं चलता तो अभी सारी बीमारी वगैरह सब, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखो, पढ़ना ही है हमें, कोई ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला। पौना साल आपका गुजर चुका है, 3/4 ईयर आपका पास हो चुका है, आपको पता है कुछ भी ऑनलाइन नहीं हुआ, अब रेगुलर क्लासेस आ गई हैं, पढ़ना शुरू करो। आपको नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ना है, मुझसे पूछ के जाओ, आरव जाता है मैम क्या पढ़ कर आऊं, क्या करना है उसमें, कौन सी वर्कशीट है, कौन सा टॉपिक है, आई कैन ऑलवेज गाइड आउट। आपका पूरा मैं वे बना दूंगी, आज ये चैप्टर करके आना, इसमें से ये करके आना, उसमें फिर डाउट्स हो कि ये समझ नहीं आया, जैसे वर्कशीट की मैम 6 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दैट इज व्हाट आई नो, ये मुझे समझ में आता है। समझ में आ गया, तुम तो सिर मत ही मारो, तुम तो पढ़ने वाले हो नहीं। पढ़ ले बच्चा, थोड़ा सा तो पढ़ ले, तुम एनसीईआरटी पे जोर दो, एनसीईआरटी दोबारा से कर लो, तुम्हारे टॉपिक्स सच में अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, दिमाग तुम्हारा कम नहीं है, ठीक है। क्लास में तुम जो समझते हो उसको तुम अप्लाई भी कर लेते हो, बस उसके बाद वो क्लास में उसके बाद भूल गए, नेक्स्ट डे हमें कुछ याद नहीं है। तुम सिर्फ एनसीईआरटी उठा लेना, अपनी टॉपिक्स दोबारा से आधा आधा घंटा रोज 2 क्वेश्चन का टारगेट लेके रोज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो एनसीईआरटी। ठीक हो गया, चलो। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ था, किसका नहीं हुआ था क्वेश्चन 6, कौन सा है? और उसके बाद मुझे करवाना है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसमें, है ना? अच्छा, क्लास के बाद तुम्हें करवा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लेना, किसी को भी अगर डाउट है तो आफ्टर क्लास विल सिट फॉर अनदर 5 मिनट्स एंड वो करवा दूंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 13, और इसके बाद आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कैलकुलेशन बेस है, सर्कल की सारी जो प्रॉपर्टीज हम सीख कर आए थे वो सारा होता है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा ही आता है करके, वो भी करवा दूंगी बच्चे, ठीक है। मिड पॉइंट पी ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे पी लिखा था, रियलाइज भी नहीं किया, उसको ठीक कर लो, यहाँ पे लिखो ए। तो कहते हैं कि कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -10 4, बी के दिए हुए हैं -2 0, ए के कोऑर्डिनेट्स है -10 4, बी के दिए हुए हैं -2 0। तो ए बी कोऑर्डिनेट, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है पी, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है पी, लाइज ऑन लाइन
सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। ये P ना किसी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है जो दो पॉइंट्स के को ज्वाइन करती है, C और D। समझ में आ गई फिगर? -9 -4, D दिया हुआ है -4y। अब क्लैरिटी थी? अगर मैंने AB लिख दिया कि मिड पॉइंट ऑफ AB lies on the line segment joining points -9 -4 -4y। अकुल ठीक है बच्चे? ये फिगर क्लियर है? यस मैम। ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड CD। जब ये रेशियो की बात आ जाए तो क्या करना होता है? लेट द रेशियो बी, वेरी गुड, लेट द रेशियो बी K:1। लेट द रेशियो बी K:1। तो K:1 की रेशियो लेकर हम क्या करेंगे? इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां। आई हैव ऑलवेज प्रिपेयर्ड दिस विजुअल। मैंने कभी भी फॉर्मूला याद नहीं किया। तो किसी एक बच्चे की गलती थी ना फॉर्मूला में, किसकी? इनकी, है ना? ये करना, फॉर्मूला याद मत करना। समझ में आ गया? मिड पॉइंट का ही एक क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन, उसने फॉर्मूला ही गलत अप्लाई किया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे? K इंटू -4 प्लस 1 इंटू -9 अपॉन K प्लस 1, और यहां से आ जाएगा K इंटू वाई प्लस 1 इंटू -4 अपॉन K प्लस 1। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए CD के पॉइंट ऑफ व्यू से। P और क्या है? P is the mid point of AB। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ P? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल सकते हैं? -6,2 बिकॉज ये मिड पॉइंट भी है। हाँ, -6,2 क्योंकि ये मिड पॉइंट भी है। ठीक हो गया? नहीं, एक मिड पॉइंट है AB का, उससे एक लाइन ऐसे पास होते हुए जाती है, उसके एंड पॉइंट C का नहीं है बच्चे। अगर C का निकल जाए वो अलग बात है, पर दिया नहीं हुआ, तो विल नॉट टेक इट एज मिड पॉइंट ऑफ CD। उसकी रेशियो निकालनी है, तो रेशियो के बेसिस पे विल डिसाइड वो मिड पॉइंट है कि नहीं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन अब? राइट। तो हमने अब क्या करना है? ये आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं CD के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मिड पॉइंट करके। ये किसके इक्वल है? -6 और 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अगर मुझे फॉर्मूला या K की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? -4K -9 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू। ये समझ में आता है सबको? मैंने एक पॉइंट हमने फॉर्मूला से निकाला, एक हमें दिया हुआ है मिड पॉइंट से। हमने दोनों को एक वेरिएबल वाली स्टेटमेंट को नंबर के इक्वेट कर दिया। ठीक है? तो मेरे पास आ जाएगा -4K -9 इज इक्वल टू -6K -6। तो 2K इज इक्वल टू 3। K की वैल्यू क्या आ गई? 3:2, 3/2। तो क्या मिड पॉइंट है CD का? K AB का मिड पॉइंट है, और CD को 3:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ गया? CD को 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आर वी क्लियर? ठीक है ना? अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी था ये। तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई। फाइंड द रेशियो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। कहता जी Y की वैल्यू भी निकालो। जो ये D पॉइंट है ना, इसका Y कोऑर्डिनेट क्या है? तो मैं क्या करूंगी? K की वैल्यू को 3/2 पुट किया, 3/2 by -4 upon 3/2 plus 1, and this will be equal to y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? 2 के। समझ में आ गया? दामिर टेस्ट किया दोबारा से घर जाके? थोड़ा सा कितना? वही थोड़ा सा मैंने कहा था ना, नहीं समझ में आएगा जी। बोलो कितना? 5 क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट 5 हो गए थे सॉल्व। दोबारा से अगर आज करवाऊं तो हो जाएंगे। ठीक है? घर जाके यही देखना है, वो फर्स्ट 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। चाहे 2 दिन लगाकर एक वर्कशीट करो, पर करना स्टार्ट करो। तो मोमेंट थोड़ा सा फ्लो बनना शुरू हुआ ना, आपकी स्पीड बन जाएगी। अभी एक 2 क्वेश्चन से होंगे बच्चे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? है ना? सॉल्व करो बच्चे, आंसर निकालो। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स 3y - 8 अपॉन 3 + 2 इज इक्वल टू 2।
3y minus 8 is equal to 6 2s 5 2s 10, 3y is equal to 18, y की वैल्यू क्या आ गई 6। समझ में आ गया इतना में? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अर्जुन इज प्रेजेंट, हरगुन, आरुष नहीं आ रहा, श्रेष्ठ इज हियर, आरव, साकेत, तन्मय, दामिर सब प्रेजेंट है। सिर्फ एक आरुष भी बीमार है। क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अब इसका हमारा नेक्स्ट है ये वाला ना, एक ये क्वेश्चन आई एम ट्रूली, मुझे सच में लग रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में होगा ही अगर आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो। अगर स्टैंडर्ड लिया हुआ है ना मैथ्स, तो एक ये क्वेश्चन फोर्थ वाला ए पार्ट, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में लगा ही लेना आपके होगा। ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए cos थीटा 10 cos थीटा 0, b 0 10 sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री और डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया स्क्वायर। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 10 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस या माइनस, अब प्लस आता है बीच में, 0 माइनस 10 sin थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज 100 cos स्क्वायर थीटा प्लस 100 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। 100 कॉमन लिया, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1, आंसर क्या चाहिए 10 यूनिट्स। आंसर क्या होगा 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 27 आपके एग्जाम्पलर में से है। एग्जाम्पलर का कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा जो भी केस स्टडी, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, लास्ट का टर्म 2 पेपर जो भी एक्स्ट्रा केस स्टडी बनकर आई थी वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से ही आई थी। तो एवरी ईयर यही होगा, एक्स्ट्रा इतना कुछ नहीं आएगा कि कहीं बाहर से कुछ डाल देंगे। राइट? एग्जाम्पलर तक कर लो, एनसीईआरटी कर लो, आपकी पूरी मैथ्स प्रिपेयर्ड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। ये जो पोटैटो वाला क्वेश्चन किया ना आपने अपनी बुक्स में, वही सेम है, विद ओनली डिफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट दिया था वहां पर, एक जो एंड पॉइंट था वो स्टार्टिंग था, यहाँ पर 27 फ्लैग्स लगाए हुए हैं। दिस सेज 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट इंटरवल्स ऑफ 2 मीटर्स। तो आपने 27 फ्लैग्स लगाए हैं एट इंटरवल्स ऑफ 2 मीटर्स। The flags are stored at a position of the middlemost flag. तो एक middlemost flag होगा, वो कौन सा होगा? अब यहाँ पे मीडियन काम आएगा। 27 नंबर्स का middlemost वैल्यू कौन सी होगी? कैसे निकालोगे? 27 ऑड है, 27 ऑड है, ठीक है ना? 26 इससे पहले वाला नंबर हो गया। 13 फ्लैग इधर गए, 13 इधर गए, जो 14 फ्लैग है वो क्या हो जाएगी? मिडल मोस्ट वैल्यू। तो पहली चीज तो जो मुझे निकालनी है वो यही है कि मिडल मोस्ट है कहां पे। फर्स्ट पॉइंट दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट मिडल मोस्ट वैल्यू? फ्लैग्स है कहां पे? 14th फ्लैग पे है। ठीक हो गया? 13 फ्लैग्स यहाँ, 13 इधर, एक सेंटर में 14, बन गए हमारे 27 फ्लैग्स। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। तो एक लड़की जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उसने अपने सारी बुक्स यहाँ पे रख दी 14th फ्लैग पे। अब उसने क्या करना है? शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब? उसको क्या करना है? 2-2 के टारगेट पे सारे फ्लैग्स लगाने हैं। ठीक है? तो वो एक फ्लैग उठाकर यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ पे बुक्स रखी, एक फ्लैग उठा के यहाँ तक गई, फिर वापस आई। समझ में आया? एक फ्लैग उठा के फर्स्ट पोजीशन तक गई, फिर वापस आई, फिर दूसरा फ्लैग उठाकर यहाँ गई और वापस आई, फिर तीसरा फ्लैग यहाँ गई और वापस आई। समझ में आ गया? तो ये करना है उसे वन साइड, द सेम प्रोसेस टू बी रिपीटेड ऑन द अदर साइड। तो उसने क्या करना है? हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग टू कलेक्ट हर बुक्स। आइडियली तो जब उसने ये वाला फ्लैग लगा दिया यहाँ पर, काम खत्म, जाए वापस। लेकिन उसे क्या करना है? वापस नहीं जाना, यहां से वापस आना है अपनी बुक्स लेने के लिए। तो जो यहाँ पे काम हो रहा था वही सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो होगा। आफ्टर प्लांटिंग 13 फ्लैग, उसका एक साइड का काम पूरा हो गया, उसको दूसरी साइड काम करने आना ही है। तो शील गो हियर, फ्लैग उठाया और यहां तक भागेगी। ठीक है? समझ में आ गया ना? अब अगर वो यहां तक कवर कर रही है
अब जब उसने यहाँ पे प्लान किया तो उसको दोबारा जाने की जरूरत नहीं, उसने काम खत्म किया, she'll go back, right? But she needs to cover collect her books. तो इसका मतलब जो प्रोसेस यहाँ फॉलो हो रहा है वही प्रोसेस यहाँ फॉलो हो रहा है, दिया हुआ है she needs to she has to return to collect her books. तो ये पूरा काम करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये सारा काम करने में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है? तो हम क्या करेंगे, एक साइड जब वो जा रही है 14th फ्लैग पे सारे प्लेस्ड है, एक साइड पर आप कितने फ्लैग्स लगाओगे, 13 फ्लैग्स, 13 टर्म्स। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है फ्लैग्स का, 2 meters। समझ में आ गया? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 13। तो पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 meters गई और वापस आई, कितना डिस्टेंस कवर किया, 4। फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मीटर गई और वापस आई, कितना कवर किया, 8। नेक्स्ट कितना होगा, 12। नेक्स्ट कितना होगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो क्या आप एक साइड की 13 टर्म्स को ऐड कर सकते हो, है ना? अब इसको ऐड करने के 2 वेज होते हैं, या तो हम क्या करें, एपी का फॉर्मूला लगाएं, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n over 2 2a plus n minus 1d। दिस इज वन फॉर्मूला। जब मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, दैट इज अनदर फॉर्मूला। या फिर देखो ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 है, अगर इजी वे में ऐड करना है, 4 कॉमन लिया, 1 + 2 + 3, लास्ट नंबर कौन सा होगा, 13। 13 मल्टीपल्स को ऐड कर रहे हो, तो 4, ये 1 2 3 का क्या फायदा है, n नेचुरल नंबर्स, है ना? तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, n × n + 1/2। तो मैंने लिखा 13 × 14 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं इससे। Whenever you have multiples और किसी चीज में से नंबर कुछ कॉमन आता है ना, तो आप एक कॉमन फैक्टर निकाल लो, आपके कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं। चलो अब फॉर्मूला लगाओगे, सम ऑफ 13 नंबर्स, एपी के सम ऑफ 13। फॉर्मूला सॉल्व करो, चलो 13/2, 2 × 4 + 12 × कॉमन डिफरेंस इज 4। 13/2, 8 प्लस a प्लस l, फिर लास्ट टर्म निकालो, 13 4 जा 52 लोगे, ठीक है? 24. 13/2 × 56 28 मल्टीप्लाई करो, so distance covered in going 1 to and fro one side is 364। total distance कितना हो जाएगा, हाँ जी, एक साइड का डिस्टेंस है 364, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, समझ में आ गया ना? जो आपने ये साइड प्रोसेस फॉलो किया है वही यहाँ पर भी होगा। तो 364 + 364, आंसर विल बी 728 meters। टोटल डिस्टेंस वन साइड का है। अब इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर है 728 meters। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी कवर्ड कैरिंग अ फ्लैग? मैक्सिमम डिस्टेंस शी कवर्ड कैरिंग अ फ्लैग। अगर केस स्टडी के 3 क्वेश्चन ही हैं तो एक क्वेश्चन ये बनकर आ गया। 2 क्वेश्चंस तो है ही है, एक क्वेश्चन और दे देंगे, ठीक हो गया? अगर उसे मैक्सिमम डिस्टेंस करना है तो 13th फ्लैग तक स्टार्टिंग पॉइंट से भेज दो, तो 52 meters आ गया। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन while carrying a flag is 52 meters। अच्छा, while carrying a flag and returning to the starting 104। समझ में आ गया ना ये चीज? मतलब थर्ड क्वेश्चन अगर मुझे केस स्टडी का 1 + 1 + 2 करना है तो मैं कर सकती हूँ, ये 2 मार्क्स का हो गया, नेक्स्ट ये 1 मार्क का। और अगर मुझे वो देना है कि टू एंड फ्रो हमें डिस्टेंस निकालना है कि 4th फ्लैग तक पहुंचने में कितना टाइम लगा या कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है? तो मेरे 1 मार्क के 3 क्वेश्चन हो गए। समझ में आ गया ये? डन। चलो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्कल की सारी चीजें याद रखनी है, सारे रूल्स याद करने हैं उसमें जो हमने पढ़े थे टेंजेंट्स को लेकर, क्योंकि मोस्टली टेंजेंट्स, रेडियस, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, वही सब यूज होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन क्लास के बाद करवा दो, क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाना, ठीक है? याद से बोल देना मुझे, ठीक है? तो अब नेक्स्ट है हमारे पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
एक बात याद रखना, आपको ना सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स को प्रूव नहीं करना, वो नहीं बताना रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर, वो हम ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेके चलेंगे कि पढ़कर आया चैप्टर 10 में, उसे यूज करना है। रेडियस हाफ हो जाएगी या डायमीटर ऐसे हाफ हो जाती है, परपेंडिकुलर फॉर्म होती है, वो आपको सिर्फ अगर ऐसा दिया होगा ना क्वेश्चन कुछ ऐसा कुछ, तो आप सिर्फ ये कहोगे 90 डिग्री एंगल है, इसे लिखना नहीं है, इसे प्रूव नहीं करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स इक्वल होती थी तो हम प्रूव नहीं करते थे, हम कहते थे बस इक्वल है, वी नो, नाउ मूव फर्दर। तो कंसंट्रेशन सॉल्विंग पे होगी। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का मतलब है कि आपको सर्कुलर फिगर्स दी होंगी, उसके कंपैरिजन में या उसी को रिलेटेड हमें एरियाज निकालने हैं। तो समटाइम्स सर्कल में स्क्वायर ड्रॉ किया होगा, ट्रायंगल ड्रॉ किया होगा, या सर्कल के अंदर सर्कल है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली वी फाइंड द एरियाज। अब जब बात ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो रही है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल होता क्या है? राउंड फिगर, ठीक है। अनदर वे टू एक्सप्लेन अ सर्कल इज, द बेसिक डेफिनेशन, हंसने की बात छोड़ो, पढ़ लो। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ऐसे सभी पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट किया, एक फिक्स्ड पॉइंट रखा ए, मैंने कहा एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया है, इस एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर सभी पॉइंट्स को मार्क करो। एक इक्वल डिस्टेंस रखा मैंने, ये जितना डिस्टेंस यहां पर लिया उतना ही डिस्टेंस मैं ऐसे सामने लेती हूँ, उतना ही यहां लेती हूँ, और ऐसे मैंने मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर दी, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो जो हमारे पास शेप बनकर आती है दैट वी से इज अ सर्कल। तो इक्वल डिस्टेंस इज रेडियस, और फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है, और जो हमने सभी पॉइंट्स मार्क किए हैं आउटर बाउंड्री में उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो एक फॉर्मूला जो हमें याद करना है वो है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल लिखो, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इस चैप्टर में कुछ चीजें जो हम और यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया ऑफ सर्कल, जैसे और फिगर्स है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर स्क्वायर दिया हो, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और पेरीमीटर हम निकालेंगे तो 4 इंटू साइड। ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, या हम क्या अप्लाई करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? लिख लो इस चीज को, ये चीज यूज होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सम ऑफ ऑल साइड्स विल गिव यू पेरीमीटर। आई एम आस्किंग अबाउट द एरिया। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट। आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ना, वो बाय डिफॉल्ट एरियाज की बात ही करता है। सर्कल का बेसिक एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर बाय 2, जिसे हम लिख देते हैं पाई आर। इतना लिख ही जाओ साथ साथ, डोंट जस्ट सी इट, राइट इट साइड बाय साइड। वो पेरीमीटर में आता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कहा हो तो आप पाई आर लिखते हैं, ठीक है। वही चीज आने लगी थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिख लिया सबने? बाकी आई नो यू रिमेंबर, कभी कभी ट्रायंगल्स को हीरोन्स फॉर्मूला से भी एरिया निकाल सकते हो, जरूरत नहीं पड़ी वैसे आज तक, ठीक है। तो वी हैव दिस सेमी सर्कल, इसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। इफ वी से सरकमफ्रेंस, पाई आर हो गया, यहाँ पर यूनिट्स आता है या सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो भी यूनिट लिखोगे उसका स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, उस हिसाब से लिखते हैं। अब एक चीज होती है, लिख लो इस चीज को, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या है? तो एक तो ये आउटर बाउंड्री और एक ये डायामीटर, आउटर बाउंड्री और डायामीटर, ठीक है। सो वी हैव पाई आर प्लस 2r। सरकमफ्रेंस सिर्फ ये होती है, पेरीमीटर में ये चीज इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया? पेरीमीटर मतलब आपने ये डायामीटर एक्स्ट्रा ऐड की है इसमें, सरकमफ्रेंस में सिर्फ पाई आती है। क्लियर हो गया? राइट। क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर क्वाड्रेंट कहा जाता है तो उसको हम कहेंगे 1/4 ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, और जो ये एंगल बना होता है वो होता है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, एंगल 90 डिग्री है। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। सरकमफ्रेंस निकालना तो क्या होगा? पाई आर बाय 2। 2 पाई आर बाय 4 हो गया ना, 1/4 ऑफ अ सर्कल। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे? पाई आर डिवाइड बाय 2 प्लस 2r। सरकमफ्रेंस, दिस इज शॉर्ट फॉर्म वी यूज्ड टू यूज। सर्कल बनाकर ना फिर सीई लिख देते थे, तो उसको शो करते थे कुछ टीचर सरकमफ्रेंस। ये कितना वैलिड है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, सर्कल को ऐसे लिख दिया ना। अगर वी देयर वाज दिस टीचर, आई डोंट रिमेम्बर कौन थे, शायद भास्करन सर थे, वो लिखते थे ऐसे, तो वहां से मुझे आदत लगी। समझ में आ गया था? राइट। चलो अब आते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करें। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 12.1 का सबसे क्वाड्रेंट का वही रेडियस, बस ये चीज चेंज हुई है। ठीक है, इसमें क्या डिलीट करोगे? अच्छा, करवा दिया स्कूल में। अब आ जाओ एक्सरसाइज 12.1 से पहले इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा ना, वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको बार बार समझने की जरूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन के सामने जो मैं आपको लाइन बोलूंगी ना, जिससे आप ये क्वेश्चन याद कर सकते हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन इस पे आ जाए, कोई भी वेरिएशन इसकी आ जाए, बस उस एक चीज को लिख लेना, उस एक चीज को याद रखना। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो इसके रिलेटेड होगा। राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये 1 मार्क में बहुत बार आता है। 1 मार्क में एमसीक्यूज में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 बहुत बार आता है। राइट। इस चैप्टर में से अगर मुझे लेना है तो 1 एंड 2। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.1 उससे पहले एग्जाम्पल 1 पेज 225। एग्जाम्पल नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। फेंसिंग का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर। वेरी गुड। तो जब हम फेंसिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो हम उसकी आउटर बाउंड्री पे मूव कर रहे हैं। दैट मींस वी विल नीड टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस इन केस ऑफ अ सर्कल और अ पेरीमीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज रुपीज 500 to 5280। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 meter is given as rupees 24. Total cost of fencing a circular field. Total cost of fencing a circular field is rupees 5280. फेंसिंग की कॉस्ट है 5280 और 1 मीटर को फेंस करने के लगते हैं 24 मीटर्स। तो इस चीज से मैं क्या निकाल सकती हूँ कि अगर मैंने इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई किया होगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर से, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। हाँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 5280 डिवाइडेड बाय 24। समझ में आ गया? ये चीज क्लैरिटी है ना सबको कि अगर मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 220 था, 220 मीटर्स। तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है 220। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? 2 पाई r इज इक्वल टू 220।
तो जब भी आपको ना सर्कल के सरकमफ्रेंस या तो मेंशन किया होता है 3.14, जब मेंशन नहीं किया हुआ तो क्या करेंगे 22/7, क्योंकि 220 दिख रहा है तो आई विल प्रेफर कि मैं 22/7 लूं। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ ना, आपको लगता है कि नहीं ये ले या वो ले, आप मेंशन कर दो पाए, वो अपने फॉर्मूला के साथ लिख दो, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ, पाई इज 22/7। ठीक है, एक सेफ साइड लेकर हम चलते हैं। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई इस सर्कल की 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? अब इस फील्ड को सॉरी मीटर, अच्छा हाँ 10 होगा ना यहाँ पे, ठीक है 70/2 विच इज 35 मीटर। सो रेडियस इज 35 मीटर्स। अब उसने कहा है इस फील्ड को फ्लो करना है और फ्लोइंग का रेट दिया है। फ्लो मतलब वी नीड टू मूव इन द इनसाइड, तो क्या निकालना होगा एरिया। विल फाइंड नाउ एरिया ऑफ द फील्ड, पाई आर स्क्वायर 22/7 into 35 into 35। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग दी हुई है 1 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 1 स्क्वायर मीटर इज 0.50 पैसा या हाफ अ रुपी। कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 3850 स्क्वायर मीटर, तो हम क्या करेंगे 0.50 को 3850 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 0.50 को ऐसे लिखें या क्या लिखें इसको 1/2। कैलकुलेशन के लिए मैं इसे 1/2 करके मल्टीप्लाई कर दूंगी 1925। So this is the cost of flowing the entire circular field। समझ में आ गया इतना? एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। डन। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यू में बहुत बार दिखेंगे। जब लास्ट ईयर ये चैप्टर टर्म 1 में था एमसीक्यू था, तो इसी पर बहुत बार एमसीक्यू आए थे सैंपल पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्सरसाइज 12.1, इट सेज द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 and 9 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल्स है आपस में, कैसे है मुझे नहीं पता, एक की रेडियस है 19 और एक की है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, कहते हैं एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालो जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल है टू द सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस ऑफ दीज 2 सर्कल्स। इन दोनों के सरकमफ्रेंस निकाल लो, ठीक है, उनको ऐड कर दिया तो जो वो सरकमफ्रेंस नया वाला हमारे पास आया, जो वो सर्कल उससे बनता है उसकी रेडियस हमें निकालनी है। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सर्कल बन सकता है, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा इन दोनों का सम हो। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे R1 is equal to radius of one circle is 19 centimeter, radius of second circle is 9 centimeter. Let the radius of third circle या रिक्वायर्ड सर्कल जो हमें निकालना है उसको मैंने ले लिया कैपिटल R सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस सेम करना है ना, रेडियस सेम नहीं करनी, उसी से बस एक क्लियरिटी होती है और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक चीज, दोनों के सरकम इनके इसके सरकमफ्रेंस का सम इसके इक्वल होना चाहिए, उनके सरकमफ्रेंस इसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो वो चीज आप जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही है, पर वो यहीं पर उसी चीज को हम प्रूव कर रहे हैं। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 ऑफ सर्कल
1, तो आप क्या लिखोगे 2 पाई R1, तो 2 पाई इंटू 19। ऐसे ही सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, सर्कल 2 इज इक्वल टू 2 पाई R2, रेडियस 2 ली ना हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, 2 पाई इंटू 9। ठीक है, circumference of the third circle is equal to 2 pi R3, या कैपिटल R लिया था यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, 2 पाई 19 प्लस 2 पाई 9 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई थ्रू आउट कॉमन लिया, 9 प्लस 19 2 पाई, और यहाँ पे R, ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गए, R इज इक्वल टू 28। R is equal to 28. R is equal to 28 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? सर्कमफ्रेंस आपको पता है, ये इन दोनों का सम है। तो जब आप किसी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंसेस को ऐड करते हो और एक नया सर्कल बनाते हो, तो उसकी रेडियस सम ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स होगी। डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्योंकि आपने इसमें स्क्वायर नहीं किया, तो जो ये थर्ड सर्कल निकला इसमें डायरेक्टली सम आ गया, 9 प्लस 9 का 19 प्लस 9 28। तो ऐसे ये ऐसे ही निकालना है, इस चीज को प्रूव किया है, इसको समझना है कि ये सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में भी बार बार क्वेश्चन करेंगे। आपको रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस दी होती थी, आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। समझ में आ गया? जो सिमिलर ट्रायंगल्स होता है कि आपने डायरेक्टली ऐड किया, आंसर आ जाएगा। तो जब ऐसा होता है कि सर्कमफ्रेंसेस को ऐड किया करके नया सर्कल बनाते हो, तो नए सर्कल की रेडियस 2 सर्कल्स की रेडियस के इक्वल हो। अगर 3 को करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। इसकी जगह अगर हमने 3 सर्कल्स को ऐड करके एक नया सर्कल बनाया होता, तो तीनों की रेडियस को ऐड करके नए सर्कल की रेडियस बन जाएगी। ठीक हो गया? दैट इज इन केस ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 एंड 6। तो दिस इज सर्कल 1, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। सर्कल 2, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। एक थर्ड सर्कल बनाना है जिसका एरिया इक्वल हो। एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल। समझ में आ गया? The radius of 2 circles are 8 and 6 respectively. Find the radius of the circle having area equal to sum of areas of these 2 circles. इतना क्लियर हो गया? तो हम लिखेंगे radius of circle 1, जिसको आपने लिख लिया R1, is equal to 8 centimeter. Radius of circle 2 R2 is equal to 6 centimeter. Let the radius of थर्ड सर्कल या रिक्वायर्ड सर्कल या सर्कल 3 फिगर ड्रॉ कर देना, इज इक्वल टू, मैंने वो कैपिटल आर में ले लिया। ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आ गया? इसमें डायरेक्टली 8 प्लस 6 नहीं कर सकते हम। एरिया के केस में 8 प्लस 6 नहीं होता, सर्कमफ्रेंस में 8 प्लस 6 हो गया था। ये क्वेश्चन बस इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। एरिया में क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हुआ, तो इस वजह से वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता। समझ में आ गया इतना? तो ये पाई और ये पाई थ्रू आउट कैंसिल हो गया। R1 आपने क्या रखा था 8, R2 क्या रखा था 6, और ये आ जाएगा R स्क्वायर। तो रेडियस क्या आ जाएगी? स्क्वायर्स ऐड होते हैं, रेडियस की स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर वो 64। हाँ, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्टली सम नहीं। 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। हाँ, क्योंकि एरिया की बात है। समझ में आ गया?
हम कॉमन कर सकते हैं, 5 कॉमन कितना तो किया ये, वो तो 5 तो कैंसिल करना ही है आपको। बस ये फॉर्मूला अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा। अगर एमसीक्यू में तो डायरेक्टली आपको पता है, अगर याद हो जाए कि मुझे करना क्या है, सर्कमफ्रेंस में डायरेक्टली ऐड और सर्कम और एरिया में स्क्वायर्स ऐड करके थर्ड वाले का स्क्वायर इक्वल, पाइथागोरस लगाना एक तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करें या पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते? क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेशन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 फिर नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना, टाइम के हिसाब से कर ले सकते हो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 कल छुट्टी नहीं है, अभी तो करवा दूंगी, अभी तो टाइम है। फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions। तो सर्कल के अंदर कितने सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं? 1 2 3 4 5 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और सभी को ना एरिया वाइज मार्क किया हुआ है। और सभी सर्कल्स क्या है? ये कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, सर्कल्स में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है। हमने एक कंपास का पॉइंट पर रख के सर्कल्स ड्रॉ करने शुरू कर, ठीक है। सो वी हैव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हियर और इनके रीजन मार्क किए हुए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। चलो ड्रॉ करो इस फिगर को पहले। So what should I say? वही कर रही हूँ, ग्राफिक में जूम पे बहुत जल्दी हो जाता है। दिस इज माय गोल्ड रीजन। इसके बाद दिया हुआ है रेड, नेक्स्ट इज ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। हो गया। तो जो गोल्ड रीजन है, गोल्ड रीजन वाला सर्कल है, उसकी डायामीटर दी हुई है। डायामीटर ऑफ द गोल्ड सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल या गोल्ड सर्कल क्या आ जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो हर एक बैंड बन रहा है ना, उसकी आपको लेंथ दी हुई है 10.5। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से मार्क कर दूं कि दिस इज सर्कल 1, नेक्स्ट इज सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, सर्कल 5। तो आप सिर्फ रेडियस बताओ, सर्कल 1 की कितनी लिखी है आपने? 21/2, या जिसे मैंने लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर। सर्कल 2 की रेडियस क्या होगी? 10.5 प्लस 10.5, ये समझ में आता है सबको? इतना रेडियस प्लस जो ये बैंड का आगे डिस्टेंस है 10.5, इतनी क्लैरिटी है ना सबको? ऐसे ही सर्कल 3 की रेडियस, क्योंकि यही चीज निकालनी है और सारी कैलकुलेशंस है इसमें। सर्कल 3 की रेडियस क्या होगी? 21 प्लस 10.5, 31.5। सर्कल 4 की रेडियस 31.5 प्लस 10.5, 42 सेंटीमीटर। सर्कल 5 की रेडियस 42 सेंटीमीटर प्लस 10.5 विल बी 52.5 सेंटीमीटर। ये 5 चीजें यही निकालनी है। और उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। सबका अलग अलग से होता है, इसमें एपी भी नहीं बनती है क्योंकि स्क्वायर होता है, एरिया है, सर्कमफ्रेंस नहीं कहा हुआ ना उसमें। हाँ जी, सब जगह पाई आर स्क्वायर पर। अब आते हैं, इतना लिख लिया सबने, है ना? मैं ये वाला रब कर रही हूँ, ऊपर वाला पोर्शन। अब मुझे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन। जिस जगह पे गोल्ड पेंट हुआ है ना, उसका एरिया निकालना है। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, छोटा सा प्यारा सा एक सर्कल है, उसका एरिया निकालेंगे। पाए R1 स्क्वायर, रेडियस 1 थी ये रेडियस 2 लिख लो, रेडियस 3, रेडियस 4, रेडियस 5। ठीक है, अगर ये आएगा तो उसमें ही आएगा आपको केस स्टडी में।
और कोई एक एरिया निकालने को कह दिया जाएगा कि थर्ड वाला या गोल्ड रीजन निकाल लो या ब्लू रीजन निकाल लो। केस स्टडी में एक क्वेश्चन दे दिया, सारा नहीं दिया जाएगा, बट वी नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि वहां तक रेडियस कितनी बनेगी। तो गोल्ड रीजन का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू पाई 22/7, पहले वाले सर्कल की रेडियस थी 10.5, इसको मैं 105/10 105/10 लिख रही हूं, ठीक है। 7 15 7 15 तो 105, ये 3 और ये 2 और ये 11। अब मैं इस 105 और 10 को नहीं कट कर रही, क्योंकि अगर मैंने इसे कट किया तो सिर्फ 5 कट होगा, 2 रह जाएगा, बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे करना क्या है, 11 इंटू 3 इंटू 105/10। बेटर है 105 को 33 से मल्टीप्लाई किया, जो फिर भी आसान है, 315 जहां मल्टीप्लाई किया मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि गोल्ड रीजन में जो एरिया है वो है 346.5, ठीक है। हाँ जी, अब निकालना है एरिया ऑफ द रेड रीजन। अब रेड क्या पूरा सर्कल फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ रेड। तो क्या करते हैं, दो सर्कल्स बने हैं, है ना, जो ये बैंड है हमने इसमें रेड पोर्शन किया हुआ है, तो जब मुझे ये रेड वाला एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, C2 माइनस C1, एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1, ठीक है ना। तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, कॉन्सेंट्रिक में याद है ना, ये आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, हर एक चीज में यही होता है। आपके पास ये 346 है, आप लिखोगे पाए R2 स्क्वायर माइनस पाए R1 स्क्वायर, फिर ये पाए कॉमन ले लेंगे, R2 अपने पास था कितना 21 था ना, 21 स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, यही था, है ना। अब इसमें कैलकुलेशंस में स्क्वायर की नहीं करती, क्या करेंगे इसमें अब कैलकुलेशंस के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5, ये तो मैंने अभी लिखा है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसको भी हम ओरली कर सकते हैं, 315/10 इंटू 105/10, इसको 15 से कट कर दो, मल्टीप्लाई करो, कितना उससे क्यों पूछ रहे हो। So we have 11 into 3 into 315 divide by 10. 945 into 11 by 10. 593. समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। हाँ जी, सबके निकालो, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, मैं ये नहीं कहती है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा क्वेश्चन सभी एरियाज निकालने आएंगे, पर कुछ एक पोर्शन आ सकता है आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चंस केस स्टडी में देने हैं, तो 3 क्वेश्चंस तो आराम से बन के आ सकते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन एंड रेडियस ऑफ द व्हाइट रीजन, डायमीटर ऑफ द व्हाइट रीजन, टोटल डायमीटर कितनी है, या आउटर डायमीटर, सबसे आउटर मोस्ट सर्कल की डायमीटर कितनी है, ठीक हो गया। दोनों माइनस होंगे ना, रेड और ब्लू। हाँ वो भी कर सकते हो, या डायरेक्टली कर लो, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन लिया, थर्ड रेडियस कितनी लिखी थी 31.5 का स्क्वायर, दूसरी है 21 का, समझ में आ गया। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको वो गोल्ड और रेड माइनस करना है वो कर सकते हो, पर सबसे आसान मुझे एक लगता है 22/7, इनको माइनस किया, डिफरेंस 10.5 आता है, ऐड किया तो आपके पास कितना आएगा, ब्लू रीजन तक देखना, थर्ड वाला सर्कल है, आपकी आउटर रेडियस थी 31.5,
और रेड तक रेडियस थी 21। क्या गोल्ड ले तो लिया, अब देखना ये सर्कल है और ये वाला। आपको सेकंड वाले सर्कल की C2 की रेडियस कितनी दी हुई है? अब मैं क्या कर रही हूँ इस केस में, हमें अब ब्लू वाला रीजन निकालना है ना, ये वाला। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक रेडियस ले ली, थर्ड सर्कल तक की रेडियस, और सेकंड वाले की रेडियस ले ली, दोनों को माइनस कर। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो फर्स्ट रेडियस अपने पास थी सेकंड वाले सर्कल की 21, थर्ड वाले की 31.5। सो इफ वी एड 22/7, अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे अपने पास आएगा 52.5, और माइनस करेंगे तो 10। या ये वाला तो ठीक है ना, हम थर्ड सर्कल की रेडियस में सेकंड वाला माइनस कर रहे हैं। सो आई हैव 22/7, 525/10 इंटू 105/10। तो फिर से 5 कट हो सकता है ना, इस 11, 21 इंटू 11 इंटू 3, 33 इंटू 21, 6930, 6930 यार। मैंने फिर रेडियस गलत ली होगी, रुको, रेडियस ही गलत ली होगी। ये तो ठीक है ना, तो इसके बाद की ये रेडियस थी, इसके बाद जब इसको माइनस किया तो 21 आया, 10.5 आएगा। कैलकुलेशन यही लिया तुमने, गलती कहाँ हो रही है, रुको, पीछे बाय 10 तो किया ही है। 7 से 5 ऐड होता है। ये भी होता है, ये 15 आता है, ठीक है, ये 3 गया, ये 2 गया, 11 कर दो। ये 11 गया, ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा ले रही थी, ठीक है, 11 इंटू 525 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है, हाँ, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा 2 लेकर ना उसे कट कर देती हूँ। So it will be 1575 into 11 by 10, right? So 5, 2, 3, 7, ठीक, 1732.5, ठीक है। चलो सर्कल 4, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन। तो सर्कल 4 माइनस सर्कल 3, पाई आर, फोर्थ रेडियस थी 42 का स्क्वायर माइनस पाई 31.5 का स्क्वायर, तो पाई इंटू जब इसको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 73.5 और एक आएगा 10।
2205. और उसके बाद निकालो व्हाइट वाला एरिया। इलेवन इंटू तो क्या होगा, यू हैव 11 इंटू इनको ऐड किया तो वी हैव 94, 945 बाय 10 इंटू 3। तो आ गया। ठीक है सर, इसी को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या पैटर्न बन रहा है। 22/7 इनको ऐड करेंगे तो 94.5, माइनस करेंगे तो वही 10.5, इसको आप बाय 10 करोगे, ये 15, ये 3 और ये 2 और ये 11, तो वो क्या रहा है, बेसिकली ये 11 आ रहा है, यहाँ से ये 3 आ रहा है और बीच में सम ऑफ रेडिया है। सो 11 इंटू 945/10 इंटू 3। इन क्वेश्चन पैटर्न होते हैं, एपी नहीं फॉर्म होती बस इसमें, was the only thing. 2, 8, 11 divided by 10. 5, 8, 1, 1. समझ में आ गया इतना बच्चे सबको? क्वेश्चन नंबर 5 करो। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में ही है। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद नहीं करवा रही, क्वेश्चन 5 के बाद मैं आपको छोड़ दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज आई नीड अनदर, मैं 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगी इस टॉपिक पे, 4th क्वेश्चन के, तो ये आराम से कल करेंगे। 3:30 क्लास है आपकी, बट मेक श्योर आपके टेस्ट वगैरह सब हो, मैं ग्रुप में मार्क्स आने लगी हूँ। हाँ जी, नहीं मैं तो रात को डालूं ताकि पापा साथ में हो ना, सब मार्क्स देखें, मम्मी को और अप्रोच इजी हो बताना। हाँ अभी डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 5, और तो पापा वैसे ही एडेड है ग्रुप में, तुम क्या चिंता करते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया दोनों ही सर्कल की बात हो रही है, आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr, सर्कम सेमी सर्कल नहीं कहा हुआ, सर्कल का हुआ है तो 2πr, और एरिया कितना होता है πr²। ये पाई कैंसिल, सेम रेडियस की बात हो रही है तो r कैंसिल, रेडियस कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर विल बी 2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर की जगह विल रे से 2 यूनिट्स, ए पार्ट। क्लियर हो गया इतना? चलो जाओ।